पेज नंबर 13। रूल्स टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन एंड डबल डिडक्शन। वो क्या रूल्स हैं जो कहते हैं दो दफा कमाना भी नहीं है और डबल खर्चा भी बुक नहीं करना। रूल्स टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन एंड डबल डिडक्शन। फिर कल वाला डिविडेंड देखते हैं जो हमने शुरू किया था, पेज नंबर 12 है। ये 2010 का साल है, ये 2011 का साल है। अब आपने 2010 के साल में उधार पे चीजें बेची तो आप एंट्री करेंगे डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। 13 रुपए की चीजें बेची, वो बंदा पैसे नहीं देके गया तो आपने एंट्री कर ली डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। पैसे लेने का हक डेबिट और सेल क्रेडिट। और एक बार याद रखिएगा, सेल टैक्सेबल होती है, यानी इस पर टैक्स देना होता है ना। सेल इनकम ऐड होती है तो टैक्सेबल होती है। ये हाइब्रिड वाले टाइम पे आया करें, क्लास बाकी डिस्टर्ब होती है। अब जल्दी बैठे, जल्दी जल्दी जल्दी, मर्जी है वैसे। अच्छा, तो सेल टैक्सेबल होती है। अब 2011 के अंदर जिसको आपने चीजें बेची थी वो बंदा पैसे देके चला गया, वो बंदा पैसे देके चला गया। अब जब वो बंदा पैसे देके गया तो आपने एंट्री की कैश डेबिट सेल क्रेडिट। सही है, सेल तो फिर डबल बुक हो जाएगी ना। तो हमने प्रिवेंट करना है डबल डेरिवेशन, डबल कमाने को रोकना है, डिस्करेज करना है डबल कमाने को। तो ये तो डबल बुक हो जाएगी सेल, तो सेल की जगह क्या क्रेडिट होगा। बस ये कॉन्सेप्ट था कि एक चीज को अगर आपने एक दफा सेल में डाल दी है तो फिर पैसे मिलने पे दोबारा सेल में डालने की जरूरत नहीं है। नोट कर लो, ये अभी भी हाइब्रिड क्लास में एंट्रेंस हो रही है, पता नहीं अब क्या टाइम है क्लास का और क्या समझ के सारे आते हैं। माशाल्लाह अभी भी लोग आ रहे हैं। हद होगी वैसे, बहुत होगी। इधर आगे आ जाओ भाई, इस रो में बैग उठा लेंगे। नीचे देखो, शायद हुक को हुक पे लटका दो, नीचे से हाथ लगाओ, देखो मिल रही है। अच्छा भाई, इंग्लिश पढ़ें है। वेयर एनी इनकम, वेयर एनी इनकम इज टैक्सेबल ऑन रिसीवेबल। ओ भाई ऊपर देखना है वरना कोई फायदा नहीं है। वेयर एनी इनकम is taxable on receivable base, it will not be taxed again when it is received। मजा आएगा, देखें जरा। सेल ना टैक्सेबल होती है, सेल इनकम में ऐड होती है। वेयर एनी इनकम इज, चलिए मुझे बोलने दें। वेयर एनी इनकम इज टैक्सेबल ऑन रिसीवेबल बेस, it will not be taxed again when it is, जब रिसीव होगी तो उसको दोबारा इनकम में डालना जी। वो तो अलग बात है ना, वो तो फिर खर्चे के तौर पे माइनस भी हो जाएगा ना। बैड डेट्स हम पढ़ेंगे सेक्शन 29 में, बिजनेस के चैप्टर में। If any income is taxed on, it shall not become taxable again on, दोबारा मिलने पे दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। वाइस वर्सा को इग्नोर कर देना स्टूडेंट। अच्छा नेक्स्ट, सिमिलरली फॉर एक्सपेंसेस, आपने बिजली का बिल पे नहीं किया लेकिन बिजली का बिल आ गया, बिजली का बिल आया 9 रुपए, आपने एंट्री की एक्सपेंस डेबिट बिजली का बिल पेएबल क्रेडिट।
अगले साल आपने बिजली का बिल पे किया, पेएबल को पे किया। जब आपने अगले फर्स्ट रो में आ जाए, टाइम क्या करें ये क्या, जब आपने अगले साल पे किया तो एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। ये तो भाई फिर डबल डिडक्शन हो जाएगी। खर्चों के लिए ना टैक्सेबल का लफ्ज यूज नहीं होता, खर्चों के लिए डिडक्शन का लफ्ज यूज होता है। तो ये डबल डिडक्शन हो जाएगी। रूल्स टू प्रिवेंट डबल डिडक्शन, ऐसे रूल हैं जो डबल डिडक्शन को रोकेंगे। डिडक्शन डबल नहीं होने देनी, डिडक्शन डबल नहीं होने देनी। रूल्स टू प्रिवेंट डबल डिडक्शन, डिडक्शन को डबल। इधर थर्ड रो में बना दें, ये बैग आगे रख लें। ये क्या अपना टाइम, रूल्स टू प्रिवेंट डबल डिडक्शन, डिडक्शन को डबल होने से आपने क्या करना है, रोकना है। where any expense is deductible on payable base, it will not be deducted again when it is paid। बल्कि इसके लिए कौन सा लफ्ज यूज होगा, पेएबल, नॉट। जी अंग्रेजी दोबारा पढ़ें। where any expense is deductible on payable base, it will not be deducted again। और यार बूथे ऊपर, चेहरा शरीफ ऊपर रखा करें। where any expense is deductible on, it shall not be deducted again when it is paid। जब ये पे होगा तो फिर दोबारा माइनस नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा, बस वाइस वर्सा को छोड़। लाइकवाइज इसी तरह इफ एनी एक्सपेंस इज डिडक्टेबल ऑन, भैया इनकम टैक्सेबल होती है और एक्सपेंसेस डिडक्टेबल होते हैं। अब्दुल्ला को बुलाओ। द सेम शैल नॉट बी डिडक्टेड व्हेन इट इज पेड। इसको माइनस नहीं करना जब ये क्या हो, पे हो। ओके, डिविडेंड। अच्छा ये जो डिविडेंड है ना, इसके लिए जनरल रेट है 15%, लेकिन ऐसे ही कोई डिविडेंड पेड बाय इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, वापडा के अलावा अगर कोई बिजली बना रहे हैं, वो कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है, तो इसका रेट 7.5% है। ये रेट भी आपने याद नहीं करना, पता नहीं आएगा आपने क्यों सिलेबस में डाला हुआ है, इस सिलेबस में भी नहीं होना चाहिए था रेट, ऐसी कंफ्यूजिंग से। और कुछ केसेस में डिविडेंड का रेट बड़ा हाई है, डेट इज 15%, वो भी पता नहीं कोई केसेस होंगे, हमें हमारी बिला से हमें क्या। तो जनरल रेट इज 15%, वो भी आपने याद नहीं करना, डेट विल बी गिवन इन पेपर। बहरहाल एक बार याद रखिएगा, अगर 15% के अलावा भी कोई रेट पेपर में दे दे तो फिर वो यूज कीजिएगा, लेकिन जनरल रेट 15% ही है। आज तक 15% रेट उसने दिया। लेकिन एक बार याद रखिएगा, डिविडेंड के ऊपर आपने खुद टैक्स जमा नहीं कराना। एवरी कंपनी पेइंग अ डिविडेंड शेल डिडक्ट टैक्स। जब कंपनी आपको डिविडेंड दे रही होगी उसी वक्त टैक्स काट लेगी, उसी वक्त टैक्स काट लेगी। कई मौकों पे ना जिंदगी में टैक्स कटता है, वो हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं है। कई दफा कोई टीवी शो होता है या और कोई ऐसा इवेंट होता है जिसपे किसी को इनाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पे किसी को 10 लाख रुपए इनाम दिया, तो उधर भी लाख रुपया काट के उसे 9 लाख ही हम देते हैं, ताकि उसका टैक्स भी कट जाए उधर ही। तो इस तरह कई मौकों पे आप जिंदगी में देखेंगे टैक्स कटता है। सैलरी पे भी शायद आप सुना हो आपने कभी कि टैक्स कट के मिली है। मिसाल के तौर पे आपके घर में कोई कहता है मेरी सैलरी है 70,000, तो जब उसको मिलेगी तो वो घर लेके आएगा 65,000। आप कहेंगे 5,000 रास्ते में क्या जो है वो तुम जो है वो मटन लैम्ब रोस्ट खा के आए हो 5,000 रुपए का, तो वो कहेगा नहीं मटन लैम्ब रोस्ट एफबीआर वालों को भेजा मैंने। 5,000 पे आपको टैक्स कट के मिली है, तो सैलरी भी टैक्स कट के मिलती है, शायद आपने सुना हो लोगों को। इसी तरह अगर आप डिविडेंड कमाएं तो डिविडेंड देने वाला, ये अब हाइब्रिड क्लास में मर्जी से आ रहे हैं, जब मर्जी जो मर्जी, तो डिविडेंड पे जब आप टैक्स देने पे आए तो आप खुद टैक्स नहीं देते, बल्कि कौन टैक्स देता है, कंपनी टैक्स देती है डिविडेंड पे। क्लियर? चलो पॉज कर दो। तो डिविडेंड की हम बात कर रहे थे, डिविडेंड पे आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। फॉलोइंग अदर रेट्स ऑफ डिविडेंड हो गए थे। अब अगले सफे पे हैं जो कल हम सवाल कर रहे थे। इसमें जो हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस थी डेट वाज 12 लाख, और डिविडेंड इनकम जो कि फाइनल टैक्स रिजीम की थी डेट वाज 300,000। इसके साथ मैंने आपको कहा था सोल्यूशन में बरकत के लिए आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लिखना है, हालांकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं है। इसके बाद आपने ज़कात पे की थी, ज़कात एंड रोशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक। तो हमने किया क्या था,
हमने बिजनेस इनकम पकड़ी थी 12 लाख, फिगर सब आपको याद होगी होंगी, 12 लाख, 3 लाख और 50,000 बिजनेस इनकम पकड़ी थी, इसमें डिविडेंड ऐड की थी, ये हमारी टोटल इनकम आ गई थी। इसमें से हमने फौरन डिविडेंड माइनस कर दिया था क्योंकि इसके लिए डिफरेंट रेट है। तो टोटल इनकम में से जब डिविडेंड इनकम माइनस की तो ये टोटल इनकम आ गई थी। इतनी शर्म से हमने बोला कि यहाँ लिखते हुए भी हमें शर्म आवे। तो टोटल इनकम आ गई 12 लाख, और फिर उसके बाद हमने ज़कात माइनस की थी, फिर हमारी आ गई थी टैक्सेबल इनकम, और टैक्सेबल इनकम पे हमने टैक्स निकाला था टेबल 1 में जाके। तो टैक्सेबल इनकम पे टैक्स निकल आया था हमारा। फिर हमने डिविडेंड को पकड़ा था 3 लाख को, और डिविडेंड 3 लाख को पकड़ के हमने इस पे लगाया था 15%, 3 लाख पे 15%, ये आ गया 45,000। फिर हमने कहा था कि हमारा टैक्स बनता है 98,750। इसमें से हमने 45 जमा नहीं करवाना। इसमें से हमने कितना जमा नहीं करवाना? 45,000 जमा नहीं करवाना, बिकॉज आपको कल जाते हुए एक फिक्रा मैंने बोला था कि कंपनी भी काटती है टैक्स। तो कंपनी ने अगर टैक्स काट लिया है तो ये टैक्स काट के ऑलरेडी हुकूमत के पास पहुंच चुका है, तो पहुंची हुई चीज को पहुंचाया नहीं जाता, वो पहले ही पहुंची हुई है। तो इसलिए मोहतरम 45,000 के टैक्स को कैलकुलेट जरूर करना है आपने, निकालना जरूर है। अच्छा, ये वैसे आप 3 लाख घर नहीं लाए होंगे, 3 लाख तो ये है 300,000 जो आपने कमाया है। इस 300,000 में से माइनस 45,000 आप शायद घर लेके आए हो 2,55,000, बट आपने इधर ऐड पूरा 3 लाख करना है। 3 लाख जो कमाया वो आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद लेस इसलिए करना है कि इसके ऊपर टैक्स ऑलरेडी हुकूमत के खजाने में पहुंच चुका, वो सॉरी 45,000 ऐड करके लेस इसलिए करना है कि ऑलरेडी हुकूमत के खजाने में टैक्स पहुंच चुका है। ऊपर किस लिए लेस किया है? कि इस पे टेबल 1 और 2 के रेट ना लग जाए, इस पे लग रेट है। नीचे किस लिए लेस किया? कि ऑलरेडी हुकूमत के पास कट के पहुंच चुका है, तो पहुंची हुई चीज को पहुंचाना नहीं होता। और आज आके हमने वही टैक्स जमा कराना है, वो जो ये वाला बचा है, इसको हमने कहा था आज आके डंकी बोर्ड थले। सो दैट इज बैक टू पवेलियन। अच्छा जी, अब ये जो डिविडेंड है इसके अंदर कुछ खसूसियात पाई जा रही हैं। जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्सेस इंपोज्ड अंडर सेक्शन 5। सेक्शन 5 इज ऑफ डिविडेंड, सेक्शन 7 भी अभी हमने नहीं पढ़ा। डिविडेंड के बारे में कुछ जनरल रूल कहते हैं, मैं आपको बताने लगा हूं। डिविडेंड के बारे में जनरल रूल क्या है? अच्छा जी, डिविडेंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली, द टैक्स इंपोज्ड अंडर सेक्शन 5, ये जो टैक्स लग रहा है अंडर सेक्शन 5 शैल बी इसको फाइनल टैक्स कहेंगे। ये डिविडेंड वाला टैक्स से क्या कहेंगे? ये पहली कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी, दिस इनकम शैल नॉट बी चार्जेबल अंडर एनी, इस डिविडेंड इनकम को भाई बूते होते हुए देख लिया करो, ये डिविडेंड इनकम आपने किसी हेड में नहीं गिराना, क्योंकि अगर आपने इसको किसी हेड में गिरा दिया तो फिर इस पे कौन से रेट लग जाएंगे? टेबल 1 और 2 वाले। वो वैसे ही बरकत के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का लफ्ज लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से वो लिखना नहीं चाहिए, लेकिन आई कैप लिख रहा है इसलिए मैं भी लिख रहा हूं, इसलिए आप भी लिखेंगे। अच्छा, तो दिस इनकम इज, जल्दी जल्दी बैठ जाओ भैया, आ ही गए हो तो माशाल्लाह। दिस इनकम शैल नॉट बी चार्जेबल अंडर एनी हेड ऑफ इनकम, ये किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाएगा। दूसरी बात, नो खर्चे शैल बी अलाउड फॉर एनी खर्चा इनकर्ड, कोई खर्चे डिविडेंड में से माइनस करने की इजाजत नहीं है। आप ये कहो कि मैंने 300,000 डिविडेंड कमाया तो रिक्शे वाले ने मेरे से 1,000 रुपया लिया और दोस्तों ने 1,000 रुपए की मिठाई खिलाई खाई, तो 2,000 रुपया मेरा खर्चा आ गया, तो 300,000 में से 2,000 माइनस किया तो 2,98,000 जो है मैंने कमाया, 2,98,000 रुपया मैं टैक्स दूंगा। जवाब आएगा नो, आपने 3 लाख को टैक्स देना है, क्योंकि डिविडेंड में खर्चे माइनस करने की इजाजत। द इनकम, इनकम से हमारा डिविडेंड इनकम है, यहां और कोई इनकम की बात नहीं हो रही। द डिविडेंड इनकम शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी ज़कात, डिविडेंड इनकम में से ज़कात माइनस नहीं होगी। इसलिए हमने क्या किया था, हमने ये 12 लाख पे वापस आ गए थे, हम इसी 12 लाख पे वापस आ गए थे और 12 लाख में से ज़कात माइनस की थी, हमने डिविडेंड में से ज़कात माइनस नहीं की थी। नेक्स्ट, द इनकम, कौन सी इनकम? द डिविडेंड इनकम। द डिविडेंड इनकम शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय द सेट ऑफ एनी, इसमें से कोई लॉस माइनस नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है जी मेरा बिजनेस में लॉस आ गया और कैपिटल गेन में लॉस आ गया, और बॉर्डर क्रॉस करता हुआ यहां पहुंचा और कहा मैं डिविडेंड में से माइनस करूंगा, चलना। तो लॉसेस माइनस करने की इजाजत नहीं है डिविडेंड इनकम में से, यानी 3 लाख अपनी जगह खड़ा रहेगा, 3 लाख में से कोई लॉस भी माइनस। तो जो 3 लाख कल हमने डिविडेंड इनकम कमाई थी, इसमें 4 खासियतें हैं। 300,000 में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, ये किसी हेड में नहीं जाएगा। नंबर 2,
300,000 में से खर्चे माइनस नहीं होंगे। नंबर 3, इसमें से ज़कात माइनस नहीं होगी। नंबर 4, अगर उस साइड पे कोई लॉस आ गया तो इधर डिविडेंड में से आपकी माइनस नहीं होगा। अब तो ये बातें होंगी 300,000 के बारे में। अब थोड़ी बात करते हैं 45,000 के बारे में, जो इसका टैक्स निकला था। द टैक्स डिडक्टेड, जो कट चुका है आपका, shall not be reduced by any discount। इसमें से आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आप 45,000 की बजाय 44,000 जमा नहीं करा सकते। यू आर सपोज टू पे 45,000 एग्जैक्ट अमाउंट। इसमें से कोई डिस्काउंट वगैरह माइनस नहीं होगा। अगर आपने कोई डिस्काउंट वगैरह देने हैं तो वो हम इनमें दिया करेंगे, ये जो नॉर्मल रिजीम वाली इनकम है इनमें नहीं दिया करेंगे। बल्कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे जब डिस्काउंट माइनस करने की बारी आएगी तो अगर कोई डिस्काउंट हुआ करेगा तो हम वो डिस्काउंट ये यहां लाके माइनस किया करेंगे। फील करें, ये यानी डिविडेंड से पहले माइनस किया करेंगे। डिविडेंड पे डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत नहीं है। जब कभी डिस्काउंट आएंगे तो डिस्काउंट्स को हम यहां लाके माइनस करेंगे। क्लियर? अच्छा जी, अब आपने देखा होगा लॉ मेकर का जो लहजा है वो इस वक्त किस रुख की तरफ जा रहा है। यानी वो 3 लाख को सामने रख के कुछ बातें कह रहा है। किसी हेड में नहीं जाएगा, कोई खर्चे नहीं माइनस होंगे। हमने कहा की हो गया ना, ज़कात भी नहीं माइनस होगी। ओ भाई क्या हो गया? ना ना ना, कोई लॉस माइनस नहीं। और भाईजान की हो गया? नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं माइनस होगा। देखें और भाई की हो गया? कहते दोबारा सुनो, किसी हेड में नहीं जाएगा। हमने कहा क्या हो गया भाई, हौसला। और चुप, कोई खर्चे नहीं माइनस होंगे। और भाई क्या? और नहीं, चुप चुप, ज़कात भी नहीं माइनस हो। ओ भाई की, और नहीं भाई कोई लॉस माइनस नहीं होगा। ओ भाईजान की, और चुप, कोई डिस्काउंट नहीं माइनस होगा। भाई ये थोड़ा सा वो कहना चाह रहा था। तो डिविडेंड किसी हेड में नहीं जाएगा, इसमें से कोई खर्चे माइनस नहीं होंगे, इसमें से ज़कात माइनस नहीं होगी, इसमें से लॉसेस माइनस नहीं होंगे, इसमें से डिस्काउंट माइनस नहीं होगा। यानी 300 और 45,000 को आपको छेड़ने की इजाजत नहीं है। ना छेड़ मलंगानू, you're not supposed to touch them, otherwise they will throw you away। अच्छा जी, पॉइंट नंबर ई फॉर हाथी। अभी 45,000 की बात हो रही है। 45,000, क्योंकि 45,000 इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी को कहते हैं टैक्स लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन शैल बी खत्म। ये टैक्स देना आपकी लायबिलिटी नहीं है। अगर कटवा के आ चुके हैं आप कंपनी से टैक्स, अगर आप कंपनी से टैक्स कटवा के आ चुके हैं तो यू आर नॉट सपोज टू पे द टैक्स। फिर आपने टैक्स पे नहीं करना। तो अब ये बातें 2-3 मिनट लगाएं और इनको जरा याद कर लें। You are doing Kurak with ballpoint? Oh, it's an awesome idea. कौन से वाले? नोट्स चाहिए। हाँ, अब्दुल्ला को आज वाले, इनको अंकल को बता दो जो आज बांटे हैं। इधर जगह बना के देते हैं तुझे। शुक्रिया। हर बंदे का अलग अलग। इधर भिजवा रहे हैं कॉपी, इधर वो उसको मैंने कह दिया, इधर कॉपी जगह चाहिए आगे। हाँ सर। किसको? आप दोनों को चाहिए? तो टाइम पे क्यों नहीं आते? हाँ हाँ, तो टाइम पे आया करो ना। अभी आ जाओ बहरहाल। फ्रंट पे तो पता नहीं, मुझे नहीं लग रही। बस इधर बना लो, ये बैग दोनों उठा लो उनको जरा, बल्कि इधर कर लो, नजर आने में मसला। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये ब्लैक शर्ट के साथ 2 बंदों की जगह। ओके, शुक्रिया भाई। अच्छा जी, 3 लाख के अंदर जो है वो 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये किसी हेड में नहीं जाएगा, इसमें से खर्चे माइनस नहीं होंगे, ज़कात माइनस नहीं होंगे, लॉस माइनस नहीं होंगे। और 45,000 के अंदर 2 करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें से डिस्काउंट माइनस नहीं होगा। और 45,000 जो है वो दूसरी बात, हाँ
45,000 जो है वो आपने हुकूमत को जमा नहीं कराना, आपकी लाइबिलिटी क्या समझी जाएगी? डिस्चार्ज समझी जाएगी। अगर टैक्स कट चुका है, तो सीधी बात किया करें, अगर टैक्स कट चुका है। अच्छा, ये पॉइंट एफ जरा मुझे देखना पड़ेगा किताब में है या नहीं। बहरहाल ये पॉइंट एफ पढ़ लें, दबा पढ़ने की जरूरत नहीं। द पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम। आपने साल के आखिर में एक रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवानी है। चंद दिन पहले आपने शायद खबरों में सुना हो कि रिटर्न जमा कराने की तारीख में तोसी कर दी गई है। तो वो रिटर्न एक सफ़ा होता है, ये वाला, ये सफ़ा जब आप हुकूमत को जमा करवाते हैं इट इज़ कॉल्ड एज रिटर्न। इस कैलकुलेशन को हुकूमत को जमा करवाएं, इट इज़ कॉल्ड एज रिटर्न। तो ये रिटर्न ऑफ इनकम का पेज आपने हुकूमत को हर साल जमा करवाना होता है। ओके, अच्छा, अब जितने सवाल आपको इसमें पास पेपर के करवा दिए हैं तो दैट इज़ इनफ, उससे ज़्यादा सवाल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2-3 सवाल अभी ज़रा देख लेते हैं उनको। नहीं, उदास ना हो, चैप्टर खत्म हो गया, साथ-साथ याद करना, तो वो सोचा हुआ था, अब क्या करें? इंशाल्लाह अगले चैप्टर से नियत कर लें, साथ-साथ याद करेंगे। परेशान ना हो करें, उदास हो जाते हैं। नदामत के आंसू अपने पास रखें, घर जाके बहाइएगा ज़रूर, बहेंगे नहीं तो अंदर ही अंदर ये पता नहीं क्या कर देंगे। तो इसलिए घर जाके थोड़ा-सा शर्मिंदा होइएगा अकेले में बैठ के, कि डिसीज़्ड इंडिविजुअल में मुझे लीगल डेफिनेशन भी अभी नहीं आती, तो मैं आज वाला याद करूँ या वो याद करूँ? और फिर आगे जो इनकम प्रॉपर्टी वाला आज पढ़ना है वो अलग होगा। साथ-साथ याद नहीं करेंगे तो अच्छा मोहतरम, शुरू वाले दिनों में हम पढ़ा था हमने, जब आप बड़े पहले 1-2 दिन तैयार हो के आते थे, वो यार चल यार टैक्स पढ़ने चले यार, साथ-साथ यार पढ़ेंगे यार। शुरू वाले दिनों में हमने पढ़ा था कि 1 जनवरी 8 को अगर साल हमारा शुरू हो और 31/12/8 को हमारा साल खत्म हो, तो इस 12 महीने को नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं कहते बल्कि स्पेशल टैक्स ईयर कहते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? एक तो तरीका मैंने आसान बताया था कि 31/12/8 के बाद कौन सा 30 आ रहा है, वो 30/9 आ रहा है। एक तरीका ये बताया था कि 1 जुलाई 8 से 30/9 का साल शुरू हो चुका है। ये दोनों तरीके बताए थे आपको। आप बता दें 31/12/8 के बाद कौन सा 30 आ रहा है? 30/9। तो घर वाले कह रहे होंगे पुत्र पागल हो गया है, ना ऊपर 1 जनवरी 8 लिखा हुआ है और 31/12/8 लिखा हुआ है, नीचे 2009 लिख रहा है। आपने कहना मुझे सीए हो गया, बस कोई मसला नहीं, ये बिल्कुल सही है, कोई गलती आपने नहीं की। तो हम इसे डिनोट कैसे किया करेंगे? टैक्स ईयर 2009 से। लोग बातें करते हैं, करते रहें। अच्छा जी, इसके बाद कब साल एंड होगा? 31/12/9 को। ये जो 31/12/9 है, इसको डिनोट कैसे करना है? इसका तरीका ये है कि 31/12/9 के बाद कौन सा 30 आ रहा है? 30/10 आ रहा है, इसलिए इसको मैंने कहा था कैसे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2010 से। ये 12 महीने हैं और ये भी कौन सा ईयर है? स्पेशल टैक्स ईयर। ये तो आपसे डिस्कशन हो गई जो हमने ऑलरेडी टैक्स ईयर के अंदर पढ़ा था, ये उसकी जरा एक रिवीजन हो गई। अब ये जरा देखें जीन फ्रैंकोइस भाई ने क्या गोल खिलाया। ये नंबर ऑफ डेज काउंट करें इसके, मोबाइल छोड़ने, नंबर ऑफ डेज काउंट करें इसके। किसी को कॉपी ना मिली हो। बैग जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसका जो ईयर एंड है वो आपने 30 जून लेने या 31 दिसंबर लेने? तो एक बात मेरे भाई याद रखिएगा कि वो कहता है जीन फ्रैंकोइस इज अ डिजाइनर ऑफन विजिट्स टू पाकिस्तान फॉर प्रमोशन ऑफ हिज प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट। पिछली दफा जब वो आया था बबलू, तो पाकिस्तान में ही बैठा रहा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जनवरी, फरवरी। डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ जीन फ्रैंकोइस फॉर द टैक्स ईयर 2009 अस्यूमिंग दैट, अगर आगे अस्यूमिंग ना लिखा होता ना
तो इसका मतलब होता 1 जुलाई 8 से 30 जून 9। ऐसा ही है ना, क्योंकि फिर नॉर्मल टैक्स ईयर होता ना। फिर अगर आगे वाली लाइन ना लिखी होती तो टैक्स ईयर 9 से क्या मुराद मैंने आपको लिखवाया था पहले दिन से। तो अगली लाइन को इग्नोर कर दें, सवाल के अंदर समझिए ये काली पट्टी नहीं है। तो अगर सवाल के अंदर ये काली पट्टी नहीं है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर 2009 के साल से क्या मुराद है, 1 जुलाई 8 को शुरू होगा और 30 जून 9 को खत्म होगा। बट सवाल के अंदर आगे लाइन नहीं, पूरा लाइना लिखा हुआ है उसने। उस लाइन के अंदर वो क्या कह रहा है, उस लाइन के अंदर वो कह रहा है मोहतरम कि अस्यूम करो कि कमिश्नर ने उसको इजाजत दे दी है। इसका मतलब है इजाजत लेने गया होगा, पता नहीं नॉर्मल से स्पेशल की या स्पेशल से नॉर्मल की, देख लेते हैं। कमिश्नर के पास इजाजत वो लेने गया था और इजाजत उसने ली है टू यूज कैलेंडर ईयर। क्या यूज कर ले, कैलेंडर ईयर एज अ। अब अक्सर इस सवाल पे बच्चे पूछते हैं आपको कैसे पता चला 31 दिसंबर ईयर एंड है। भाईजान पूरी दुनिया के कैलेंडर 31 दिसंबर को एंड हो जाते हैं। 31 दिसंबर को आप कैलेंडर उतार देते हैं, नहीं उतारते तो आप में मसला है। तो 31 दिसंबर को कैलेंडर ईयर एंड होता है। तो कैलेंडर ईयर को हम कौन सा ईयर ले रहे हैं, स्पेशल टैक्स ईयर। कैलेंडर ईयर को क्या ले रहे हैं, स्पेशल टैक्स ईयर। अब ये 30 जून फिर हमारा ईयर एंड नहीं है। फिर हमारा ईयर एंड क्या है, तो ये जो मैंने लिखा था ये गलत है। अब पेपर के अंदर आपको दो थॉट्स आ सकती हैं, आपने मुझे बता दें दोनों में से कौन सी थॉट सही है। अगर आप इससे मुराद लें 1 जनवरी 2009 से 31/12/2009, तो ये थॉट आपकी इंटायरली गलत है। क्योंकि जो 31/12/9 है ना, उसको आप डिनोट टैक्स ईयर 9 से नहीं कर सकते, उसे डिनोट करेंगे टैक्स ईयर 2010 से। और सवाल कह रहे हैं हमारा टैक्स ईयर कौन सा है, उसने डिनोट करने को कहा नहीं, उसने डिनोट करके बता दिया, उसने डिनोट खुद करके बताया। अब अगर आपने 2009 को देख के ये समझा कि जीन फ्रैंकोइस का जो साल है वो 1 जनवरी 9 से 31/12/9 है, तो इसका जवाब आपका गलत है, क्योंकि इसको डिनोट किया जाता है टैक्स ईयर 2010 से। तो फिर जो सेकंड थॉट आपके जहन में आएगी वो ये आएगी, नहीं 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 नहीं, अपने आप को आप कहेंगे बबलू नहीं यार, नहीं ऐसा ना कर, ना छेड़ अपने आप को। फिर आप सोचेंगे चलो मैं देखता हूं, अगर मैं 1 जनवरी 8 से 31/12/8 ईयर एंड लूं अपना, तो क्या इसको मैं डिनोट कर सकता हूं टैक्स ईयर 2009? हाँ, तो क्या इसको डिनोट किया जाएगा टैक्स ईयर 2010 से? जी, ये दो थॉट्स हैं जो आपके जहन में आ सकती हैं, और इसको डिनोट किया जाएगा टैक्स ईयर 2009 से। अब आप इस थॉट को काटा मारेंगे पेपर में अपने जहन में और इस थॉट को टिक करेंगे। अब आप मुझे बता दें मैंने नंबर ऑफ डेज कहां से कहां तक काउंट करने हैं। जनवरी, आप अब भी जुलाई बोल रहे हैं, जनवरी 8 से दिसंबर अच्छा वो जुलाई वाला बोल रहे हो, जनवरी 8 से दिसंबर 8 तक काउंट करूं या जनवरी 2009 से दिसंबर 2009 तक काउंट करूं? ओके, अब मोहतरम 1 जनवरी 8 से 31/12/8, जिसको आप ऐसे भी कह सकते हैं जिस तरह उसने लिखा हुआ है 1 जनवरी x8 से 31/12x8, इसको आप कहेंगे टैक्स ईयर 2009। स्पेशल है ना, बल्कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं टैक्स ईयर 20x9 जो उसने लिखा हुआ है। आप बता दें जी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आंडा 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 22, 31, 22, 31, नोट कर लें 75, 77, therefore he will be considered as non-resident individual। तो 2009 किसे कहते हैं, जनवरी 8 से दिसंबर 8 को। थोड़ा सा जरा टेक्निकल सवाल था, आपकी तकनीकी स्किल्स को टेस्ट करा था।
काउंट करके बताओ दोनों। नोट्स जी हमारा स्पेशल टैक्स ईयर है ना, 31/8 को एंड हो गया। अगर जनवरी फरवरी वो पाकिस्तान में रहे भी तो वो अगले साल काउंट करेंगे, इस साल तो नहीं काउंट करेंगे। हाँ, आप क्लास के बाद मिल लें, प्रिंसिपल साहब से मिल लें, वो आपको कुछ पर्ची बना देंगे। हाँ, प्रिंसिपल साहब से मिल लें नीचे। हाँ, से मिल लें। गुड हो गया यार, स्टेटस चेक कर लिया तने लोगों के हो गए। मोबाइल यूज करने का अच्छा टाइम मिल जाता है फिर आप लोगों को। ओके, और जब ये टेस्ट का रिजल्ट आते तब पता चल जाता है कौन घर में मोबाइल यूज कर रहा है, कौन पढ़ रहा है। अच्छा जी, तो ये जो जनवरी फरवरी अगला वाला है ना, इसको आपने काउंट नहीं करना, ये वाला जो जनवरी फरवरी है। क्यों? क्योंकि हमारा टैक्स ईयर कब एंड हो गया है? कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर को, इसलिए आगे वाला स्टे काउंट करने की जरूरत नहीं है। इसके आंसर में प्रोविजन लिखेंगे, एन इंडिविजुअल शैल बी कंसीडर्ड एज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ ही इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 183 days or more in a tax year in Pakistan. As he stays for a period of 175 days, therefore he will be considered as a non-resident individual. ये कितने मार्क्स का है यार, मैं मिटा के देख लेता हूँ बबलू, तुझे मारने मैंने, ये लिखा हुआ है 2 मार्क्स, 2 नंबर सवाल है, 2 मार्क्स का सवाल है। अच्छा जी, अच्छा कुछ हजरात एक सवाल पूछ रहे हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि फरवरी के अंदर 29 दिन गिनने हैं या 28 दिन। तो मोहतरम उसके लिए अच्छा मुझे बता लेना दो, जो 2016 का साल है, ये जो 2020 का साल है, ये जो 2024 का साल है, इस अगर ये वाला सवाल आपको पेपर में आ जाए तो फिर आप फरवरी में 29 दिन काउंट करेंगे। जाहिर बात है फरवरी में 29 दिन है तो फिर 29 दिन ही काउंट करने पड़ेंगे आपको। लेकिन मेरे ख्याल से हमें पेपर में जो सवाल आना है वो टैक्स ईयर 2023 का आना है, ऐसे ही है। क्योंकि अब आज जो तारीख है, आज के बाद कौन सा 30 आने, 23 आने ना। ये कैलेंडर खोल लें, काला कैलेंडर, तो नजर कहाँ आ रहा होगा आपको, तो ये अक्टूबर 22 चल रहा है अभी, तो उसके बाद कौन सा 30 आने। तो 99% चांस है कि पेपर में आपको जो सवाल आएगा वो टैक्स ईयर 2023 का आएगा, तो इसलिए आपको फिर फरवरी में 29 दिन गिनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पेपर में खुदा ना खास्ता 2024 का सवाल आ गया या 2020 का सवाल आ गया, जो आ सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं, तो फरवरी में कितने दिन गिनेंगे? 29 दिन गिनेंगे। सर हमें कैसे पता चलेगा फरवरी में 29 दिन है? मैंने बता दिया, 2016 में 29 दिन है, 2020 में 29 दिन है, 2024 में। सर फिर भी कैसे पता चलेगा? याद कर लें, तो हर 4 साल बाद 29 दिन आते हैं। नहीं यकीन आ रहा तो क्लास के बाद जो है वो आप बंदे लेके आ जाएं, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। 2000 चुप है 2000, ये देख लें, ये फरवरी 2024 आ रहा है, इसमें 29 दिन आ रहे हैं, इसको आगे गले मिले। तो ये जी मोहतरम, इन हजरात को हमने फ्री कर दिया जवाब देके, इसको कहते हैं जवाब ही दे दिया जी। हर बबलू क्वेश्चन 29 पे आ जाए, सातरा से पूछे बेतू बबलू है रे, पढ़े जी पढ़े पढ़े पढ़े। बाकी सवाल इस चैप्टर में करने की जरूरत नहीं, अनलेस कि मैं खुद कह दूं कोई सवाल करें। जी भाईजान, जनरल प्रोविजंस विच मे अप्लाई टू इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स रिजीम। जनरल प्रोविजंस बताएं जो इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में गिरती है उसके लिए। क्या जनरल प्रोविजंस हैं, जनरल रूल्स हैं जो इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में गिरती है उसके लिए? बता दें जी क्या रूल है। जब आज घर वाले कहेंगे कि बेटा आ जाओ खाना खा लो, तो आपने जाके वहां बैठना है और बैठ के क्वेश्चन 29 खोलना है, और क्वेश्चन 29 खोलकर पहले उसका सोल्यूशन अपने जहन में आपने खाने की टेबल पे बैठ के आंखें बंद करके, किसी हेड में नहीं जाएगा, कोई खर्चे नहीं माइनस होंगे, कोई ज़कात नहीं माइनस होगी,
कोई लॉस नहीं माइनस होगा, टैक्स में से कोई टैक्स डिस्काउंट नहीं माइनस होगा। ये क्वेश्चन 29 का जवाब है। ये टैक्स मैं नहीं जमा कराऊंगा क्योंकि हुकूमत ने काट लिए, काटे हुए क्या जमा कराना, ये सारा आपने बोलना है। घर वाले पूछेंगे बेटा क्या हो गया, मिस ये हो गया। ओके कौन सी वाली? नहीं 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 वो ओवरऑल ही है ना, इनकम्स सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स रिजीम, तो फिर सारी डिस्कशन आ जाएगी, 6 नंबर में बड़ा कम होगा। जी मोहतरम, मैंने आपको कहा था अपनी ज़रूरतों को आगे पीछे करना शुरू कर दें, कोई मिसाल दे दें, किसी ने कोई की हो अपनी ज़रूरत आगे पीछे और टाइम बचाया हो। आप लोगों से बात हुई थी, कोई एक मिसाल दें, तारीखी मिसाल कोई। हाँ जी भाईजान की मिसाल आ रही है यार सर, 1 मिनट कुर्बानी सुनिएगा इनकी। कोई गेम खेलते हैं, ये पता नहीं क्या नाम लिया उन्होंने, तो कहते हैं वो मैंने जो है वो गेम खेलना छोड़ दिया। सीरियसली कितने दिन हो गए जब से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं? कुछ हो रहा है अंदर ही अंदर? क्लास के बाद जरा मिलना। ओके और जी, और सीए करने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, जल्दी बताएं। मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दिया, पहले कितना था अब कितना हो गया है? उनकी तरह का जवाब ना देना। पहले 3-4 घंटे था, अब 1-2 घंटे पे आ गया, माशाल्लाह। और जी तरक्की हो रही है माशाल्लाह। भाई देखें, सेक्रीफाइस तो करनी पड़ती है। अब मुझे कल मजबूरन कहीं रात को 9 बजे जाना पड़ गया, तो अब मैंने फिर गाड़ी में किताब रख ली, फिर जाहिर बात है वो किताब तो बनानी है, तो वो फिर जहाँ भी कोई टाइम मिलता था, गाड़ी रुकती थी तो मैं उसको पढ़ लेता था। तो इसलिए भाई जी कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, इस तरह तो नहीं होगा कि बैठे बैठे सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो एक एक लम्हा कीमती बनाना पड़ता है ज़िंदगी में। आप तो मोटरसाइकिल पे भी जा रहे हो तो साथ किताब पढ़िए, हो सकता है कहीं पंचर हो जाए तो बैठे आराम से उधर। नहीं सीरियसली बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। और स्टूडेंट लाइफ में हम रखते थे, हर वक्त किताब साथ रखते थे, हत्ता कि अस्पताल भी कभी जाना पड़ जाए किसी का पता करने के लिए तो ऑब्वियसली घर वाले पता कर रहे होते हैं, आप बैठ के पढ़ने साइड पे। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ऐसे नहीं होता सीए। जो साथ वाले है ना इसको सही कर लें जरा। अच्छा ये जो है ना आज आपने किचन में बैठ के ना ये सवाल करना है, क्वेश्चन 25, क्वेश्चन 25 ये फिर इंशाल्लाह ना कल डिस्कस कर लेंगे, स्टोर में बैठ के कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 चलें जी, बिस्मिल्लाह। अगला चैप्टर शुरू करें जी। नदामत के आंसू थोड़ी देर बहाएं कि सोचा था साथ साथ याद करने, अब चैप्टर खत्म हो रहा है। मैं और मेरी सुस्तियां पता नहीं कहाँ ले जाएंगी मुझे। भाईजान जिसको चैप्टर रिवाइज करने का शौक है वो ऑनलाइन एडमिशन ले ले, इधर सिलेबस खत्म हो जाए बड़ी बात है। देयर विल बी नो रिवीजन ऑफ एनी चैप्टर इन होल सिलेबस। और अगर आपको कोई रिवीजन एक्सपेक्टेड है और किसी और कॉलेज में रिवीजन कराई जाती है तो आप खुशी से आए, आपको आज रिफंड करा के देते हैं, इधर कोई रिवीजन नहीं होगी। ओके सेक्शन 15, बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। सेक्शन 15 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा जी, आपने अपना ऊपर वाला पोर्शन यानी घर का ऊपर वाला पोर्शन किस पे दे दिया? किराए पे दे दिया। और किराए पे दिया आपने जो है वो शाहिद अफरीदी को। भाईजान शाहिद अफरीदी साहब आप तशरीफ ले आए, हम आपको अपना ऊपर वाला पोर्शन खाली कर देते हैं, आप इसमें रहें। 10 महीने का किराया आपको रिसीव हुआ 20 लाख रुपए, और 2 महीने का किराया शाहिद अफरीदी ने कहा भाईजान सॉरी मुझे जरा 1-2 दिन दे दें, शायद मैं मैन ऑफ द मैच बन जाऊं कहीं जाके, तो वहां से कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं आपको दे सकता हूं, वरना माजरत। तो इंशाल्लाह आपको थोड़ी अरसे में दे दूंगा। तो बाकी 2 महीने का किराया रिसीवेबल है 4 लाख। अब सवाल यह है कि हमारे साल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कितना जाएगा? द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल दोनों जाएंगे इनकम प्रॉपर्टी के अंदर, चाहे हमें मिल गया नहीं मिला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कमाया कितना है? 24 लाख। सो व्हाट इज माय इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी? 24 लाख। जिसे आप एक्रूअल अकाउंटिंग कहते हैं कि पैसे आए नहीं फिर भी इनकम में डाल दो। ओके, द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर, इसको तो ब्रैकेट में ले लें। जैसे आप कहते नहीं होते कभी साथ तुम तो साइड पे हो, जो इसको इसको थोड़ा साइड पे करें बात को, इसके अलावा पढ़ें जरा।
ना कहा करें, वैसे बुरा ना आ जाएगा। शेल बी चार्जेबल इन डेट्स ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जो किराया रिसीव होगा या जो रिसीवेबल होगा वो किस हेड में जाएगा? लेकिन अगर किराया ही एग्जेम्प्ट हो, जैसे आपने एग्रीकल्चर लैंड किराए पे दे दी, क्या खूबसूरत तरीका है बॉल पेन से खुरक करना। अच्छा, तो लेकिन अगर आपने कोई एग्रीकल्चर लैंड किराए पे दे दी तो ये किराया इनकम में जाएगा या ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा? बोले एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अगर कोई रेंट एग्जेम्प्ट है तो उसको आपने इनकम में नहीं डालना। ओके, चलें जी। रेंट का मतलब क्या है? रेंट मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ अ लैंड और अ बिल्डिंग। आप घर के ओनर हैं और आपने अपनी लैंड या बिल्डिंग किराए पे दे दी है, एज कंसिडरेशन, बदले में। भाईजान कितने देख रहे हो? अपने नोट्स की तरफ देख लो या इधर देख लो। एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ अ लैंड और अ बिल्डिंग एज कंसिडरेशन, बदले में। किस बदले में? फॉर यूज, कि अगले को आपने इस्तेमाल करने दे दी अपनी प्रॉपर्टी। और ऑक्यूपाई, अगले को ऑक्यूपाई करने के लिए दे दी अपनी प्रॉपर्टी। क्या ऑक्यूपाई करने के लिए दिया अगले को? लैंड या बिल्डिंग। अच्छा, यहां लफ्ज लिखा हुआ लैंड और अ बिल्डिंग, इसका मतलब यह है कि आप लैंड एंड बिल्डिंग भी किराए पे दे सकते हैं, खाली लैंड भी किराए पे दे सकते हैं। खाली लैंड से मतलब ये है कि आपके घर के साथ एक प्लॉट है और वो खाली पड़ा हुआ है और वो भी आपका है, आपने वो किराए पे दे दिया। तो ये आपने क्या किराए पे दिया? खाली लैंड। क्या किराए पे दिया? खाली लैंड को किराए पे देना भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। अच्छा, खाली बिल्डिंग किराए पे दे सकते हैं लैंड के बगैर? ऐसा सच तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप ऐसी कोई जबरदस्ती एग्जांपल बनाना चाहें तो कोई बुर्ज खलीफा के ऊपर 50वां फ्लोर है, वहां पे आपने जो है 50वें फ्लोर के ऊपर किसी को कोई रूम किराए पे दे दिया, तो वो खाली बिल्डिंग शायद समझी जाए, तो इस तरह भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें विल फॉल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। देखते रहे, खुद ही दिमाग में उतर जाएगा। हद होगी, हद होगी, हद होगी, वादी होगी। इट्स एनफ, मतलब ये कि नोट कर लें। नहीं, प्रॉपर्टी में जाएगा। क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लिखा हुआ, लैंड और बिल्डिंग लिखा हुआ है, इसलिए खाली लैंड को भी आप किराए पे दे सकते हैं। अंजुम साहब owns a house. अकरम साहब intends to buy क्या? दिल खराब हो रहा है, जल्दी आ जाओ फिर। ओके, बाय बाय। अंजुम साहब owns a house. अकरम साहब intends to buy it. अकरम की नजर है इस घर पे। अंजुम या दे दे यार, ये घर तेरी मेहरबानी। आप जो है वो, अकरम आया अपने बीवी बच्चों को लेके कि मैं जो है बाल बच्चों को लेके कि मैं ये घर लेना चाहता हूँ। बीवी ने कहा यही ख्वाब मुझे मैट्रिक में आया था। तो ये मुझे ख्वाबों की ताबीर पूरी होती हुई नजर आ रही है। सो माय सरताज, आई एम योर मलका, वी वांट टू बाय दिस हाउस। हम ये हाउस क्या करेंगे जी? बाय करेंगे। अंजू साहब ने कहा कि जी इसकी प्राइस है 50 लाख। आप अभी ऐसा करें, एडवांस दे दें 10 लाख। जब एडवांस दे दिया 10 लाख तो लेटर ऑन अकरम ने अपना फैसला बदल लिया। बेटे ने कहा अबू एंटर कहां से होंगे? बेटा तूने बात तो सही की है, मेरा पुत्र लगा है। लेटर ऑन अकरम डिसाइडेड, एडवांस देने के बाद, आफ्टर पेइंग एडवांस, आफ्टर पेइंग एडवांस अकरम डिसाइडेड नॉट टू बाय। अकरम ने सोचा अब मैं घर बाय नहीं करूंगा। कितने पैसे दे चुके हैं अंजुम को? 10 लाख। कितने और देने थे? 40 लाख। 40 लाख और देने थे, 10 दे चुके हैं। अब ये पैसे बैठे बिठाए अंजुम के पास आ गए। तो अब हमारा जो सोल्यूशन होगा, आंसर, अंजुम की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बन जाएगी 10 लाख। ये किराया नहीं है, किराए के अलावा कोई और चीज है जो हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डालने लगे हैं। इसको डिपॉजिट भी कहते हैं, इसको एडवांस मनी भी कहते हैं। तो ये एडवांस कब्जे में ले लिया जाता है और अंजुम ये पैसे अकरम को वापस नहीं करेगा। नोट करिए। पूरे 50 लाख आ गए हैं या 50 लाख में से सिर्फ 10 लाख आए थे?
दिस 10 लाख विल बी द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ, बोल दें, इन द हैंड्स ऑफ अन जोंग। बंदा कम नोट करने के लिए यार इनको कोई पेन दे दें, वो भाई दे रहे हैं आपको पूरा हाईलाइट कर दे, जबरदस्त होगी। हाँ ये मैं पढ़ता हूँ अभी। मेरे शायद से 76 है। इधर उधर भी काउंट कर लो। चलें तो ये घर किराए पे नहीं दिया, घर बेचने का मुआहदा किया था, लेकिन बाद में सोचा कि घर नहीं बेचते, तो ये पैसे किधर चले जाएंगे? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अगर पैसे वापस ले ले तो फिर नहीं जाएंगे इनकम प्रॉपर्टी में। एनी एडवांस, फोरफीट होते हैं छुड़वा लेना, ये 10 लाख उससे हमने छुड़वा लिया जबरदस्ती, विलिंग तो नहीं होगा सारी बात है वो छोड़ने पे, लेकिन छुड़वा लिया, अगर 4 फीट कर लिया, कब्जा कर लिया इस पे आपने, तो फिर ये 10 लाख आपकी इनकम है। तो 4 फीट करवा लिए, फोरफिटेड डिपॉजिट पेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, एक मुआहदा हुआ था ना फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, बट लेटर ऑन इट इज नॉट सोल्ड, बट लेटर ऑन इट इज नॉट सोल्ड, लेकिन बाद में बिका नहीं है और एडवांस पे कब्जा हो गया। चलें साथ वाले को दान देकर स्माइल करें और फिर आगे चलते हैं। यार आपने मुस्कुराए, साथ वाले को देखें आप, चलो गुड, आगे चलें जी। फिर उसको 10 तो नहीं मिलेंगे ना। अच्छा जी, मैं डराया था ना यार। अच्छा आप मुझे ये बताएं भाईजान, आपका नाम? उजैर साहब, कहाँ से तशरीफ लाए हैं? किस इलाके में घर है आपका? रहमानगढ़। आप किस इलाके से? बहावल नगर से तशरीफ लाए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद भाई। ये मोहम्मद भाई जो है वो, इनकी एक फैक्ट्री है बहावल नगर, बहावल नगर में, एक पूरी नगरी है बहावल नगर में, इनकी एक फैक्ट्री है। ये उसकी बिल्डिंग है और ये उसकी मशीन है। तो जिस बिल्डिंग के अंदर मशीन पड़ी हो और मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, उस बिल्डिंग को कहते हैं फैक्ट्री। तो फैक्ट्री इज रेंटेड आउट, क्योंकि आपको पता है ये देखिए आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आ गए हैं ये, तो फैक्ट्री ये किराए पे दे आए हैं, फैक्ट्री इज रेंटेड आउट, फैक्ट्री ये किराए पे दे आए हैं। बिल्डिंग का किराया इनको आ रहा है 6 लाख रुपए और मशीन का किराया इनको आ रहा है 9 लाख रुपए, टोटल किराया कितना आ रहा है? 15 लाख। अब लॉ मेकर कहते हैं
फैक्ट्री को अगर आपने किराए पे दे दिया, इस पूरे 15 लाख को आप डालेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। देखने में लग रहा है कि बिल्डिंग का किराया जाना चाहिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, क्योंकि हमने बिल्डिंग किराए पे दी है। ये चैप्टर याद रखिएगा, डील करते हैं लैंड और बिल्डिंग को किराए पे देने पे। लेकिन ये जो मैं अभी रूल पढ़ा रहा हूँ, ये एक्सेप्शन है इसकी, क्योंकि असल में आपने मशीन किराए पे देना मकसूद था, ना कि लैंड और बिल्डिंग। और जिस बंदे ने किराए पे ली होगी, उसने ये देख के नहीं किराए पे ली होगी लैंड एंड बिल्डिंग कैसी है, उसने अंदर पड़ी हुई जो मशीन है उसकी वजह से ये किराया दे रहा है आपको। तो इसलिए लैंड और बिल्डिंग अगर मशीन के साथ किराए पे दे दें तो जितना किराया आएगा सारा का सारा कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम। चलें जी, नोट कर लें। सेक्शन 15 का 3 पढ़े हम। सेक्शन 15 का 3। अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे देंगे तो ये सारा किराया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। आपके साथ वाले को पढ़ने की तौफीक दे। जैसे ही साथ वाला मोबाइल पकड़े उसके कान में प्यार से कह दिया करें, बेटा अपने फ्यूचर से खेल लो। ये सारे पैसे किधर चले जाएंगे जी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। पढ़ें जी। ये गर्मी लग रही है भाई, इसको करो यार 16 पे। पढ़ें जी। पहुंची हुई सरकार खुद ही बंद कर रहे हैं। एनी किराया रिसीव्ड बाय अ पर्सन, पर्सन से मेरा दोनों होगा। एनी किराया रिसीव्ड बाय अ पर्सन अगेंस्ट किराए पे देना ऑफ बिल्डिंग, ये देख ले ऊपर कुछ नहीं होता, किराए पे देना ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद। अगर आपने बिल्डिंग किराए पे दे दी, देख लें कैसे सीमान होता है, अगर आपने बिल्डिंग किराए पे दे दी टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, तो इट शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। ये अमाउंट सारी की सारी कहां चार्जेबल होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ओके ओके, अच्छा जी। ये आपके जी चाचू हैं, क्या कह रहे हैं? मेरे अब्बू का कोई भाई नहीं है? अच्छा, कोई अंकल जेन में ले आओ। ये जी हॉस्टल बनाया है इन्होंने। ओए होए होए, वो क्या हॉस्टल होगा जिसमें 4 कमरे होंगे? अच्छा, तो ये हॉस्टल बनाया इन्होंने, हॉस्टल बना के इन्होंने किराए पे दे दिया। चाचू का लेवल चेक करें आप। चाचू विल कीप अ स्ट्रॉन्ग सुपरविजन, ये छत पे खड़े होकर हर वक्त ऑब्जर्व किया करेंगे क्या हो रहा है। बड़ों के बारे में तुम मारूंगा मैं तुम्हें। अच्छा जी, रूम रेंट, रूम रेंट 20,000 रुपए। अदर सर्विसेज का रेंट, अदर सर्विसेज का रेंट, मिसाल के तौर पे वाई फाई, मिसाल के तौर पे चलो सिक्योरिटी गार्ड। आपने जाके चाचू मुझे डर लगता है रूम 1 में, चलो ठीक है इसके कमरे के बाद बंदा खड़ा कर दो ताकि ऑर्डर है। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस, कोई क्लीनिंग की सर्विस दी और सर्विस दी, कोई खाने पीने की, ये वो लटरम पटरम ब्ला ब्ला, यूटिलिटीज की सर्विस दे दी। भाईजान आपके कमरे में बिजली भी आया करेगी, हीटर चल के आया करेगा आपके कमरे के अंदर, और गर्म पानी तो दौड़ के आएगा। अदर सर्विस का किराया चाचू ने कितना लिया? 4,000। चाचू को हर कमरे से हर महीने कितने पैसे आ रहे हैं? 24,000 रुपए। इसको हम तोड़ेंगे। ये हमारे चाचू की इनकम फ्रॉम, ये हमारे चाचू की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, और ये हमारे चाचू की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यहाँ वो वाला सूल नहीं लगेगा जो पहले लगा है। यहाँ रूम का रेंट क्योंकि बिल्डिंग है वो इनकम प्रॉपर्टी में जाएगा, और जो अदर सर्विसेज दे रहे हैं चाचू वो उधर जाएगा। अच्छा, ये सारा पाया है, इसमें खोया कुछ नहीं है। अभी कल मैं बात करूंगा कि वापडा वालों को बिल भी देंगे, ये भी होगा वो भी होगा। ये सारे वो पैसे हैं जो चाचू हर रूम वाले बंदे से ले रहे हैं, ये इनफ्लो है चाचू का। ये चाची को जाके पूरा 24,000 दे देंगे, चाची को आके पूरा 24,000 दे देंगे।
आउटफ्लो अब हम कल इंशाल्लाह माइनस करेंगे इसमें से, ये अभी इनफ्लो है। अभी ये 24,000 है, बाद में बिजली का बिल भी इसमें से पे करेंगे, मकान की कोई रिपेयर हुई वो भी पे करेंगे, वो इंशाल्लाह कल करेंगे जब आप तैयार होके आओगे। अभी आप सिर्फ किसकी बात हम करेंगे, पाया की। कर ले नोट, सर पे ना हाथ फेर दिया करें प्यार से, साथ लेके पुत्र पुत्र कर ले नोट, तेरी मेहरबानी पुत्र। क्या कौन से हेड में जाएगा, क्या चीज कौन से हेड में जाएगी, ये 20,000 इनकम ऑन प्रॉपर्टी में जाएगा और ये 4,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। फीस एक दफा और शो 2 दफा, हाथ हो गया, जल्दी करें। आज तो इलामा इकबाल की तरह बैठे हो, बैठो जरा दोबारा उस तरह। इसमें पूरे 24,000 को नहीं देखना आपने, अलग अलग करके। लॉ में बहुत आसानी होगी अगर आप जिस तरह लिखा हुआ है उस तरह बस पढ़ें। अगर आप घर में जाके ये सोचेंगे ना नहीं मेरे ख्याल से इधर ये होना चाहिए था, तो फिर अपने ख्यालात के अंदर ही गुम रहेंगे, और आपको पता है आपके ख्यालात फिर आपको कहाँ तक ले जाते हैं, वापस आना भी मुश्किल होता है। छोड़ दे मोबाइल, बस कर देना, 3 दफा मना किया। अच्छा जी, तो ये जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। प्रॉपर्टी रूम रेंट जाएगा और जो बाकी सर्विसेज दी जा रही हैं वो कहाँ जाएंगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वेयर रेंट, रेंट से मुराद इसकी इधर 24,000 है, वेयर 24,000 इंक्लूड 4,000, वेयर 24,000 इंक्लूड 4,000 फॉर प्रोवाइडिंग। 4,000 क्यों ले रहे हैं चाचू, फॉर प्रोवाइडिंग, क्योंकि चाचू प्रोवाइड कर रहे हैं एमिनिटीज, एमिनिटीज सर्विसेज होती हैं, वही कोई क्लीनिंग सर्विस दे दी और कोई सर्विस दे दी रूम में। वेयर 24,000 इंक्लूड 4,000 फॉर प्रोवाइडिंग एमिनिटीज, यूटिलिटीज और एनी अदर सर्विस कनेक्टेड विद द रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग। ये नहीं कि कोई इन 4 के अलावा कोई 5वां बंदा आए और आके कहे कि भाईजान मुझे जरा बाहर वाईफाई दे दे, चपेट आएगी आपको बाहर। ये सिर्फ सर्विसेज किनको मिलेंगी, जिन्होंने रूम रेंट पे लिया हुआ, कनेक्टेड विद द रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग। इट 4,000, it shall be मार इन द साथ, it shall be chargeable under the head income from। अगर it इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चली जाएगी तो रिमेनिंग एंड रिमेनिंग इन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड रिमेनिंग रुपीज 20,000 कहां चला जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और इट कहां चली जाएगी, यानी कि वो पैसे जो सर्विसेज के लिए जा रहे हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चले जाएंगे। जहां देखो इधर दोबारा जिसने पूछा है, जहां 24,000 के किराए में 4,000 का किराया आप उसे सर्विसेज और बिजली वगैरह की मद में ले रहे हैं क्योंकि आपने उसे बिल्डिंग किराए पे दी हुई है, तो ये जो 4,000 है इसको अदर सोर्स में ले जाएं, तो बाकी 20,000 को। अच्छा जी, आखिरी बात जी, आसान सी बात, आपने घर किराए पे दिया अपना, मार्केट में किराया चल रहा है, सब पहले देख लें, मार्केट में किराया चल रहा है 50,000, आपको दोस्त मिल गया पीआरसी वाला, ओ क्यों तू मेरे साथ बैठता था, तेरा ये नाम था, तू तो पढ़ता नहीं था, हाँ अच्छा तू आया है, चल यार तेरे लिए 49,000। अब बता दें मार्केट में घर कितने में किराए में मिल रहे हैं, आप उससे कितना किराया ले रहे हैं, पहले इधर देख लें। फिर थोड़ी देर बाद आपका ढुस 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 दुश्मन आया, आपने एक और घर उसको किराए पे दिया, आपने कहा मार्केट में तो किराया 50,000 है, तेरे लिए 55,000, हो सकता है उसकी मजबूरी हो, उसको घर चाहिए हो, उसे आपने किराया ज्यादा ले लिया, मार्केट से भी ज्यादा ले लिया। अब ये तो हो गया जी हमारा क्वेश्चन, सॉल्यूशन। इनकम हम प्रॉपर्टी में ऐड होगा दोनों में से हायर, ये दो अलग अलग सवाल है ना। पहले केस में हायर क्या है 50,000 और दूसरे के हालांकि आया आपको कितना है 49,000, लेकिन आप टैक्स किस पे देंगे 50,000 पे। और दुश्मन के केस में देखें 50 और 55 में से हायर, अब आप टैक्स किस पे देंगे, तो ये आपका सॉल्यूशन है।
अगर पेपर में 2 किराए दिए हों तो दोनों में से कौन सा उठाना है और कौन सा गिराना है? नहीं गिराइएगा ना, बस उसको यूज नहीं कीजिएगा, हायर वाला किराया उठा लीजिएगा। The following amount will be added in income. एक्चुअल किराया कौन सा होता है? जो आप अगले बंदे से ले रहे हैं। और फेयर मार्केट रेंट क्या होता है? जो मार्केट में किराया चल रहा है। इन दोनों में से आपने कौन सा इनकम में ऐड करना है? हायर ऐड करना है। ले जाइए जी साथ वाले को। कहाँ लेके जाते हैं वैसे? लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए? अच्छा अगली क्लास में ले जाते हैं, ले जाएं उसे।